हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। व्यापम के अंतर्गत आपका एक टॉपिक आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, क्या आएगा? छत्तीसगढ़। व्यापम की परीक्षा का पाठ्यक्रम यदि आपको पढ़ना है तो उसके अंतर्गत एक विषय आता है जिसका नाम है क्या? छत्तीसगढ़। आप दोनों समझ लो। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टोटल 9 से 10 जीएस हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, 9 से 10 टॉपिक पढ़ाते हैं छत्तीसगढ़ जीएस में। इस 9 से 10 जीएस में सबसे पहला जीएस हो गया छत्तीसगढ़ का इतिहास, दूसरा जीएस हो गया छत्तीसगढ़ का भूगोल। 5 मिनट ना मैं आप लोग का समय ले रहा हूं, बाकी लोग का जो पहले से आ रहे हो। अगला हो गया छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ की जनजाति, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ की संस्कृति। ये सब छत्तीसगढ़ के जीएस के टॉपिक हैं जो हम फाउंडेशन बैच में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय। क्या आता है? नगरीय निकाय। फिर इसके बाद टॉपिक एक आता है, ठीक है, जो स्पेशली आजकल हम लोग इसको पढ़ाने पे फोकस करते हैं, जनौला हाना। ठीक है, कहावतें मुहावरे, ये एक टॉपिक है। फिर एक टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एक टॉपिक क्या आता है? प्रशासनिक संरचना या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। समझ लो। तो पूरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चाहे यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी हो, एडीओ की तैयारी करनी हो, या पूरा कंप्लीट व्यापम के किसी एग्जाम का तैयारी करना हो, तो मोटा मोटी ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 टॉपिक है। यदि 10वें नंबर पे जाए तो 10वां नंबर कहलाता है करंट अफेयर्स। क्या कहलाता है? करंट अफेयर्स, समसामयिकी। ये पूरी टॉपिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। इसमें से केवल ये 2 टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता, ये एक और सर है हमारे साथ, ठीक है, उनका नाम है आशीष शुक्ला सर, वो पढ़ाते हैं। बाकी सारे टॉपिक मैं पढ़ाता हूं जो लिखा है छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो वो 2 टॉपिक को छोड़कर सारा चीज मैं ही हैंडल करूंगा। जब आशीष शुक्ला सर भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे तो उसी के साथ आपको छत्तीसगढ़ भूगोल पढ़ाएंगे। जब आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तो उसी के साथ आपको छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पढ़ा देंगे। पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में भी एक टॉपिक आएगा लोक वित्त वाला मामला और बजट वाला मामला। ये जनरली कभी समय रहेगा तो मैं पढ़ाता हूं, ये शुक्ला सर पढ़ाते हैं। ये करंट अफेयर्स का तत्कालीन मुद्दा होता है। तो लेकिन अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर, विद्युत, खनिज, ये वाला जितना भी टॉपिक आएगा वो सारा टॉपिक को शुक्ला सर इकोनॉमिक्स के साथ आपको क्या करते जाएंगे? हैंडल करते जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? तो तुम दो जो बच्चे आए हो व्यापम के लिए समझ लो कि छत्तीसगढ़ के जीएस में मैं अभी ये पढ़ाना शुरू किया हूं जिसका नाम है क्या? पंचायती राज। अभी बाकी सारी चीजें पढ़ाना बाकी है, कोई चीज शुरू हुआ ही नहीं है। अभी सबसे पहले यही शुरू हुआ है जिसका नाम है क्या? पंचायती राज। ठीक है भाई, अब ये जो पंचायती राज है उसके बारे में तुम भी समझ लेना मायावती। पहले इनको समझाता हूं फिर तुमको समझाऊंगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बनाने की शक्ति हमारा देश का संविधान देता है। ठीक है, और हमारे देश के संविधान में कुल 22 खंड हैं। उस 22 खंड के 9 खंड में भाग नंबर 9 में हमारा किस टॉपिक का वर्णन है? पंचायती राज का। किसका वर्णन है? पंचायती राज का। अच्छा सुनो, एक पंचायती राज का तो एक शब्द और याद आ गया जो आज ये मैं से खुसरो पूछने आई थी। प्रश्न था वो जो मैं से डाउट पूछी थी दोपहर में 2-3 बजे के आसपास पूछे थे। आई थिंक वो डाउट कितने बजे डाउट पूछे? 3 बजे के आसपास। 3 बजे तो मैं कोचिंग से गया हूँ, 3 सवा 3 बजे। तो कष्ट जो लोग मेरे को देखते हैं बैठे रहने धरने आ ही जाते हैं, आज तो धरव मिला है रे, ऐसा वाला। भारती भी आ गए थे। तो डाउट पूछ रही थी कि किस में महिलाओं को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। मैं समझ ही नहीं रहा था उसके प्रश्न को। मैं बोला तो क्वेश्चन लेके आ। क्वेश्चन अच्छा है पर आप उस लॉजिक को समझ लोगे तो। देखो भाई, आज भी अभी अभी लागू हुआ है कानून, तो आज भी कहना गलत शब्द हो जाएगा क्योंकि 2029 से वो लागू होगा, पर आज भी शब्द यूज कर रहा हूं। आज भी भारतीय विधायिका और राज्य विधायिका में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, जबकि ईमानदारी से महिलाओं के आरक्षण को भारतीय विधायिका और राज्य विधायिका में आजादी के समय से होना था। भाई अगर भेदभाव तुमको जाति के आधार पर दिखी तो तुम आंख के अंधों को लिंग के आधार पर भेदभाव भारत में नहीं दिखाई दिया।
लेकिन जहां पर जिस व्यक्ति को स्वार्थ पूर्ति करने का मौका मिलता है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति करने में कभी बाज नहीं आया है। उसी प्रकार इस देश के पुरुषों ने भी अपनी स्वार्थ पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पुरुष पुरुष होता है, फिर उसकी कोई जाति नहीं होती कि वह एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है कि जनरल है। समझ आ रहा है? लेकिन हम सारे के सारे जो जनता वर्ग हैं वो अपनी अशिक्षा और अजागरूकता और थोड़ी रूढ़िवादी प्रथा के कारण हमको ये सारी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब भी हमको बरगलाना होता है तो हमको जात पात में उलझा दिया जाता है। किस में उलझा दिया जाता है? जात पात। हम सब स्वीकार करते हैं कि प्राचीन भारत में 1000-1500 साल में जातिगत शोषण हुए, तो तुम में से कितने लोग इस बात को डिनाई कर सकते हो कि लिंगगत शोषण नहीं हुए? बताओ। तो जातिगत रिजर्वेशन सबको समझ में आई लेजिस्लेचर में, पर लिंगगत रिजर्वेशन किसी को नहीं समझ में आया। जाति जिसकी 8% की जनसंख्या में भागीदारी है, एसटी, एससी जिसकी 16% भागीदारी है जनसंख्या में, उसको रिजर्वेशन देने के लिए सबने पैरवी की, पर जनसंख्या के 50% की भागीदारी वाली महिला को रिजर्वेशन देने की सिफारिश या तारीफदारी किसी ने नहीं की। जबकि लोकतंत्र का सीधा सिद्धांत कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना रिप्रेजेंटेशन। नौकरी में दे दिए, जबकि नौकरी का रिजर्वेशन हमेशा घातक था, घातक है और घातक रहेगा। लेकिन विधायिका का रिजर्वेशन कभी भी घातक न था न घातक होगा, क्योंकि वो सीधा सा बात है, जिसका जितना जनसंख्या उसका उतना डेमोक्रेसी में स्थान, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, जो भी हो, क्योंकि वह मेकिंग ऑफ लॉ के सिस्टम में वहां पर बैठ पाएगा। पर नहीं दिया किसी ने। तो भारतीय विधायिका में आज भी लागू नहीं है, राज्य विधायिका में आज भी लागू नहीं है। अभी अभी नारी वंदन शक्ति योजना करके कानून बना है अभी विधायिका में, वो भी 2029 से लागू होगा। वो भी कब से लागू होगा? 2029 से। अभी भी महिलाओं को क्या नहीं है? आरक्षण नहीं है। लेकिन महिलाओं को पहली बार यदि लेजिस्लेचर के मामले में आरक्षण मिला तो वो था स्थानीय स्वशासन। वो क्या था? स्थानीय स्वशासन। 1993 में लोकल स्तर पर, ग्राम पंचायत और नगर स्तर पर महिलाओं को पहली बार रिजर्वेशन दिया गया था। इस प्रश्न को इनडायरेक्टली घुमा के पूछा था और लॉजिक सही, क्वेश्चन पूछने का तरीका सही था कि पहली बार महिलाओं को सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। अब मैं समझ ही नहीं पाया था उस क्वेश्चन को, बट लॉजिक सही है। तो आप समझिए कि क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या था। और अब केंद्र और राज्य में लागू हुआ है, पर वो लागू कब से होगा? 2029। कानून बन चुका है और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना एकदम सर्वथा उचित है, क्योंकि उनकी भारत की डेंसिटी में, पॉपुलेशन में 49 पॉइंट कुछ कुछ का योगदान है। उसके हिसाब से अभी भी उनको रिजर्वेशन ओनली 33% दिया गया है, जबकि हमारी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की पैरवी करता है संविधान। तो जब एससी एसटी जनसंख्या के हिसाब से तुम दे सकते हो तो फिर महिला क्यों नहीं दे सकते? क्लियर हो रहा है बात यहां तक? तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछी तो मेरे को याद आ गया। तो भाग 9 में पंचायती राज को ऐड किया गया और ये 243A से लेकर के 243O तक आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, उसमें पंचायती राज को समाहित कर दिया गया। ठीक है, तुम दोनों लड़के समझना, बाकी सब समझ गए भाई। ठीक है, तो भारतीय संविधान में, ठीक है, सबसे पहले भाग 9 में हमारा टॉपिक जुड़ा जिसका नाम है क्या? पंचायती राज। कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक? 243A से 243O तक। अब इस पंचायती राज ने हर राज्य के विधानसभा को ये ताकत दिया, शक्ति दिया कि अपने राज्य के लिए क्या बनाए? पंचायती राज का कानून बनाए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस कानून में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने लिए कानून बनाया जिसका नाम है बेटा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। तो आप जब हम संविधान में पंचायती राज पढ़ते हैं तो इंडियन जीएस है, यदि इसको पढ़ोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका? भारतीय सामान्य अध्ययन। क्या कहलाएगा? भारतीय सामान्य अध्ययन। यहां तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है भाई। और जब इसी पंचायती राज को तुम छत्तीसगढ़ लेवल पर पढ़ते हो तो ये कहलाता है सीजीजीएस अर्थात छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को। अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अध्यायों की संख्या कितनी है? 15। धारा की संख्या कितनी है? 132। कितने हैं? 132 धारा। उसमें से हम तीसरे अध्याय में पहुंचे हैं। ठीक है भाई, तुम दोनों समझना, उसमें से कौन सा अध्याय पहुंचे हैं? तीसरे अध्याय। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय नंबर कौन? 3, इसमें पहुंचे हैं। अब 3 अध्याय में हम ये पढ़ रहे हैं कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का निर्माण कौन करता है, इसमें कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, इनमें आरक्षण क्या होता है, इनका कार्यकाल क्या हो सकता है,
ये सारी बातों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें भी अध्याय 3 में हम पंचायतों की संरचना पढ़ रहे हैं। उससे पहला लेयर होता है ग्राम, दूसरा लेयर होता है जनपद और तीसरा लेयर होता है जिला। हम ग्राम को पढ़ चुके हैं, अभी आज पहुंचे हैं किसमें, जनपद में, ठीक है। आज थोड़ा तुम लोग को दुख हो सकता है, लेकिन अगर एक हफ्ता बैठोगे कंटिन्यू तो टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं उस जगह पे पहुंचा हूं जहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमको क्या पढ़ाऊं और क्या समझाऊं। जैसे ही गायत्री ने कहा 2 लोग बैठे हैं, मेरा खुद ही हाथ पांव फूल गया था, क्योंकि मैं तो मूड बना के आया था कि मैं गरगर गरगर वंदे भारत की तरह भागूंगा। आप समझा रहे हैं, पर अभी 2 लोग मेरा जो स्पीड है उस पर अचानक से क्या लगा दिए हैं, ब्रेक लगा दिए हैं। अब मैं इनको नहीं समझाऊंगा तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, और इनको यदि समझा रहा हूं तो तुम लोग की क्लास क्या हो रही है, थोड़ी स्लो हो रही है, ठीक है भाई। तो तुम दोनों बहुत परेशान मत होना, मैं जो बोलूंगा समझ में आएगा, क्लियर हो रहा है बात, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। आप आगे पीछे दिमाग ले जाओगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक। अब तुम मेरी बात को ध्यान समझो। तो ये हो गया छत्तीसगढ़, इधर सुन नोनी मायावती, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, यहां तक तो हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जो बात कर रहा हूं सबके सब सुनना। जिस तरह से भारतीय संविधान ने राज्यों को शक्ति दिया अधिनियम बनाने का, जिस तरह से, क्योंकि भारत में कानून का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है, संविधान। तो संविधान ताकत देता है कानून बनाने की। कानून को हम लोग क्या कहते हैं, अधिनियम। तो तुम समझो एक तरह से दादा है संविधान, दादा है कौन, संविधान, और संविधान का बेटा है अधिनियम। संविधान का बेटा कौन है, अधिनियम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्ट, और हम जैसे कॉमन मैन लोग उसे क्या कहते हैं, कानून। क्या कहते हैं, कानून। तो ये हो गया दादा, दादा का बेटा कौन हो गया, अधिनियम, मतलब बाप, और इस बाप का बेटा है नियम। कौन है, नियम। तो संविधान शक्ति देता है अधिनियम बनाने की, वैसे ही अधिनियम शक्ति देता है नियम बनाने की, और नियम शक्ति देता है नियमावली बनाने की। क्या बनाने की, नियमावली। तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन, ये 4 हायरार्की हैं। तो सबसे टॉप में आता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे नीचे संविधान, उसके नीचे नियम, उसके नीचे नियमावली। तो जैसे संविधान ने शक्ति दिया अधिनियम बनाने की, तो संविधान में दी गई शक्ति, भाग 9 में दी गई शक्ति का प्रयोग करके छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिनियम बनाया। अब अधिनियम में दी गई शक्ति के हिसाब से क्या बनेगा, नियम। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत एक फिर नियम बनेगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम, निर्वाचन नियम 1995। तो मैं यहां पर आपको 2 कानून पढ़ाने वाला हूं, एक पंचायती राज अधिनियम और एक पंचायती राज निर्वाचन नियम। और अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अधिनियम। अधिनियम खत्म हो जाएगा, फिर क्या पढ़ाऊंगा, निर्वाचन नियम। तो निर्वाचन नियम में फिर 11 अध्याय है। चलो आगे बढ़ें। तो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद निर्वाचन नियम। तो जब निर्वाचन नियम पढ़ाऊंगा मायावती, तो तेरा डाउट क्लियर होगा। अभ्यर्थी मर जाए तो क्या होगा, अभ्यर्थी नाम वापस ले ले तो क्या हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही वो है भाई, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई 6 लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव के एक दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आप समझ, 6 लोग फॉर्म भरे और 6 लोग फॉर्म भर के चुनाव लड़ने वाले थे, कल चुनाव होने वाला था, एक आदमी मर गया आज, तो क्या होगा। एक कंडीशन हो सकता है 3 लोग मर गए तो क्या होगा, एक कंडीशन हो सकता है कि 5 लोग मर गए तो क्या होगा। तो क्या जो एक व्यक्ति है वो निर्विरोध जीतेगा कि चुनाव रद्द हो जाएगा, या मान लो 6 के 6 मर गए तो क्या होगा। ऐसे कंडीशंस आएंगे। तो सब जो बात है, ये जो बात है, हाँ हो सकता है भाई जहर वाला पानी पी डाले होंगे, ठीक है। तो सब के सब का जो नियम है वो कहां है, निर्वाचन नियम 1995 में। तो 3 अलग अलग चीजें पंचायती राज के संबंध में पढ़नी पड़ती है। पहला भारतीय संविधान, दूसरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, और तीसरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम। टॉपिक एक ही रहेगा पंचायती राज, पर 3 अलग अलग जगह उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम लोग ये वाले टॉपिक में चल रहे हैं जिसका नाम है क्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। कुल कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय। उसमें कौन से अध्याय में आए हैं, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में क्या चीज का वर्णन है, ग्राम, जनपद, जिला का। तो भी किसका वर्णन करेंगे, जनपद और जिला का, ठीक है। तुम लोग को अब यहां से थोड़ा कम समझ में आने वाला है, परेशान मत होना। 2 लोग भाई जो बैठे हो आप लोग, थोड़ा सा कम समझ में आएगा दोस्त, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन मेरे से तुम लोग अलग से टेबल में बैठोगे तो मैं समझा के क्लियर कर दूंगा। हम लोग जहां आए थे वहीं से आगे बढ़ रहे हैं ना,
चलो यही पे आए थे जनपद पंचायत। ठीक भाई, तो तुम लोग ध्यान समझ लो, जो नए लड़के आए हो, 3 ठो होता है। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, गांव से मिलकर बनता है जनपद पंचायत जिसको बोलते हैं ब्लॉक, जनपद से मिलकर बनता है जिला पंचायत। तो 3 स्तर होता है। ठीक है बात भाई। पंचायत में हम लोग कल पढ़े थे क्या, ग्राम पंचायत, आज पढ़ेंगे क्या, जनपद पंचायत। अब जनपद पंचायत के बारे में सारा बात आपको पता है। ठीक है, तो लोग सिर्फ सुनते रहना, समझ में थोड़ा बहुत कम आएगा, बार बार टोक रहा हूं। ठीक है, जनपद पंचायत का गठन कौन करेगा, बोलो, नए लोग, पुराने लोग बोलो, कौन, राज्य सरकार। घोषणा कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। जनपद पंचायत कहां होगा, प्रत्येक विकास खंड में। विकास खंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लॉक। तो प्रत्येक ब्लॉक को जनपद पंचायत बनाया जाएगा। क्लियर। हर ब्लॉक जनपद पंचायत होता है, पर हर ब्लॉक तहसील नहीं हो सकता, या हर ब्लॉक में एक ही तहसील होगा ये जरूरी नहीं है, पर हर ब्लॉक जनपद पंचायत होगा ये जरूरी है। जैसे बिल्हा जनपद पंचायत है, तखतपुर जनपद पंचायत है, पर बिल्हा पंचायत के अंतर्गत 2 तहसील, बिल्हा बिलासपुर, पर तखतपुर ब्लॉक के भीतर में एक ही तहसील, तखतपुर ब्लॉक, तखतपुर जनपद पंचायत, तखतपुर तहसील। कोटा ब्लॉक, कोटा जनपद पंचायत, कोटा तहसील। मस्तूरी ब्लॉक, मस्तूरी जनपद पंचायत, मस्तूरी तहसील। समझ में आ गया। लेकिन बिल्हा में 2 तहसील, जबकि ब्लॉक कितना है, 1, तहसील कितना है, 2। ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, जनपद पंचायत के भीतर में क्या बनता है, निर्वाचन क्षेत्र। क्या बनता है, निर्वाचन क्षेत्र। तो जनपद पंचायत का गठन कम से कम मिनिमम कितनी हजार जनसंख्या पर किया जाता है, 50,000। तो 50,000 या उससे अधिक की जनसंख्या पर एक ब्लॉक बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, ब्लॉक बनाया जा सकता है। ठीक। अब 50,000 की जनसंख्या का यदि ब्लॉक है तो वहां निर्वाचन क्षेत्र, जिसको जनपद पंचायत सदस्य कहते हैं, तो जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, न्यूनतम जो क्षेत्र होता है, ठीक है, न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्र होता है वो कितना है, 10। न्यूनतम कितना है, 10। अब 50,000 भागित 10 करोगे तो एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितना जनसंख्या आ गया, 5,000। इसका मतलब हो गया कि 5,000 के जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत में जिसको वार्ड कहते हैं, नगर निगम नगर पालिका में जिसको वार्ड कहते हैं, उसी को जनपद पंचायत के मामले में क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यहां तो बात समझ में आ गया। ग्राम पंचायत के लिए क्या कहलाएगा, वार्ड, और जनपद और जिला पंचायत के लिए क्या कहलाएगा, निर्वाचन क्षेत्र। जनपद पंचायत तथा ब्लॉक का निर्वाचन क्षेत्र एक तो कितने बनेगा, 5,000 पर। अब 5,000 जनसंख्या के भीतर जितना गांव आ जाए, जितना गांव आ जाए, वो सारे गांव उसके निर्वाचन क्षेत्र में आएंगे। चाहे 2 गांव को मिलाकर 5,000 हो जाए, चाहे 3 गांव को मिलाकर हो, चाहे अकेले 1 गांव को मिलाकर 5 हो, चाहे 4 गांव को मिलाकर हो। तो 4 गांव को मिलाकर यदि 5,000 बनेगा तो 4 गांव को मिलाकर के एक निर्वाचन क्षेत्र, 4 गांव को मिलाकर एक निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन एक ही गांव में 5,000 जनसंख्या है तो एक गांव ही क्या बन जाएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र। क्लियर हो रहा है। लेकिन ये न्यूनतम है ना, 5,000 जो है क्या है, न्यूनतम है, ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो ये बोल रहा है कि 50,000 उससे कम जनसंख्या वाले जनपद पंचायत में कलेक्टर क्या करेगा, 5,000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र गठन करेगा, जो न्यूनतम कितना होगा, 10, और अधिकतम कितना होगा, 25। क्लियर हो गया। तो जनपद पंचायत में न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्र 10, अधिकतम, और निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत में क्या बोलते हैं, वार्ड। तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड, अधिकतम 20। ठीक है भाई। जनपद पंचायत की संरचना, ठीक है भाई, तुम लोग बाद में ना मेरे से ऑफिस समझना ना, मैं तुम लोग को ध्यान दिए बिना मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि संरचना समझाना फिर मेरे लिए क्या है, बहुत सर दर्द है। तो आप लोग दोनों के दोनों मेरे से ऑफिस में मिलके समझ लीजिएगा। गायत्री यदि मुझे पहले पूछी होती तो मैं मना करता आज के डेट पे। ठीक। अब देखिए ध्यान से, जनपद पंचायत की संरचना में पहला कौन आएगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। दूसरा कौन आएगा, उपाध्यक्ष। तीसरा सदस्य। चौथा सीईओ, और चौथा एक पंचमांश सरपंच। एक पंचमांश सरपंच कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। किस क्रम में, चक्रानुक्रम में। सबको समझ में आ रहा है ना। ठीक। उसके बाद विधानसभा के सदस्य, जिसका निर्वाचन क्षेत्र पार्शियली या कंप्लीटली उस ब्लॉक को क्या करता हो, टच करता हो। याद आ रहा है। तो विधानसभा के सदस्य जिनका विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः उसी ब्लॉक को टच करता है, तो ब्लॉक की संरचना में क्या होगा, शामिल होगा। उसी तरह से आपका क्या आ गया, जिसका
निर्वाचन क्षेत्र क्या हो, नगरी हो, वो संरचना में शामिल नहीं होगा। पक्का? तो इसमें दो लोग संरचना में एक्स्ट्रा बढ़ गए, एक बढ़ गया हमारा कौन, सरपंच, और एक बढ़ गया कौन, विधायक। कौन बन गया, विधायक। तो क्या किसी विधानसभा की संरचना में विधायक अगर खुद ना जाकर किसी प्रतिनिधि को भेजेगा तो वैलिड है कि नहीं वैलिड है? वैलिड है। यहां तक बात क्लियर? अब देखो, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि का निर्वाचन, तो जनपद पंचायत में पहला होता है सदस्य, दूसरा होता है अध्यक्ष और तीसरा होता है उपाध्यक्ष। सदस्य का निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष, मतलब जनता लोग सीधा वोट देकर चुनते हैं, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोग का जो चुनाव होता है क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि सदस्य लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। यदि किसी ब्लॉक में 25 सदस्य हैं, यदि किसी ब्लॉक में 25 सदस्य हैं, 25 निर्वाचन क्षेत्र होगा तो 25 सदस्य होंगे। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, न्यूनतम 10, अधिकतम 25। तो 25 यदि जिला जनपद पंचायत के सदस्य होंगे तो इन्हीं 25 लोग मिलकर अपने बीच से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, और बाकी जो 23 बच गए वो क्या कहलाएंगे, सदस्य। यहां तक बातें समझ में आ गई? पक्का? क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए ये सेम बात कि यदि किसी कारणवश चुनाव परिणाम लंबित हो तो जनपद पंचायत की गठन की प्रक्रिया रोकी जाएगी कि नहीं रोकी जाएगी? नहीं रोकी जाएगी। ये बात याद रखना। अगर किसी भी कारण से किसी भी एक सदस्य का निर्वाचन लंबित हो, अच्छा कल एक बात और बताता हूं, याद आया मेरे को, जैसे घुमा के पूछ सकता है सेम बात को। कल हम लोगों ने स्थानापन्न सरपंच, कार्यकारी सरपंच और क्या बोला था, एक थोड़ा सा क्या शब्द यूज किया था, अप्रत्यक्ष सरपंच, 3 शब्द यूज किया था। मैंने कहा था कि कोई सरपंच का चुनाव लंबित हो, मैंने कहा था कि मर जाए, त्याग पत्र दे दे, अविश्वास प्रस्ताव से हटा दें, राइट टू रिकॉल से हट जाए, बर्खास्त हो जाए, इनके कंडीशन में सरपंच का पद खाली होता है। तो 6 महीना के लिए हम किसी पंच को स्थानापन्न सरपंच बना लेते हैं, लेकिन वो सरपंच उसी जाति का, सॉरी उसी वर्ग का, जाति अलग शब्द है, उसी वर्ग का होना जरूरी है जिस वर्ग का पूर्व सरपंच था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है, एक्टिंग सरपंच। क्या है? एक्टिंग सरपंच। हिंदी में कई ठो वर्ड है, स्थानापन्न, फलना ढेकना सब। लेकिन एक कारण और बनता है कि प्रश्न घुमा के पूछा कि मान लीजिए एक गांव के चुनाव में ग्रामीणों ने सरपंच के चुनाव का बहिष्कार किया, देखो घुमा के पूछ दिया। कई बार ऐसा होता है कि कई गांव के लोग कह देते हैं कि हम वोटे नहीं दें, जा किसी बात को लेकर के वो बहुत नाराज रहते हैं तो चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मताधिकार है, हम चुनाव प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होंगे। किसी गांव में आसपास कभी सुना ऐसा कि चुनाव में कभी किसी मतदाता ने कहा हो कि हम भागे नहीं लेंगे? सुने को नहीं सुने हो? विधानसभा में सुने हो? अभी मस्तूरी में हुआ था, विधानसभा में हुआ था अमित, विधानसभा में धुआं, मुझे याद आ गया, मैं तो उसका वो था देखने वाला। तो विधानसभा में धुआं गांव में लोगों ने बहिष्कार कर दिया था किसी सड़क वड़क के मामले में। उन लोग की मांग थी कि सड़क वड़क बननी चाहिए, सड़क नहीं बनी थी, तो धुआं गांव, मेरे को नाम भी रटा गया, जबकि विधानसभा चुनाव कब का हुआ है। उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया था कि हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा ग्राम पंचायत के मामले में हो सकता है। ग्राम पंचायत की कोई बहुप्रतीक्षित मांग है, सरपंच ने मान लीजिए कोई काम को नहीं कराया हो और नया चुनाव हो रहा है सरपंच के लिए, तो गांव के सारे लोग एकजुट हो गए और गांव के सारे लोग एकजुट होकर कह दिए कि हम मतदान ही नहीं करेंगे। किसके लिए? सरपंच के लिए। अब पंच के लिए मतदान किए, जनपद के लिए मतदान किए, जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किए, पर सरपंच के लिए वोट ही नहीं डाला, पूरा गांव का एक आदमी डाला। समझिएगा ध्यान से। तो चुनाव प्रक्रिया लंबित हो गई कि नहीं हो गई? भाई सरपंच का चुनाव ही नहीं होगा, वोट ही नहीं दिया गांव के आदमी ने सीधा। अब किसी को निर्विरोध थोड़ी चुन दोगे, यहां तो 4 कैंडिडेट हैं, उन्होंने 4 में से किसी को वोट नहीं दिया, हम सरपंच के लिए वोट ही नहीं दें, जा। उनका एक विरोध करने का तरीका है। तो इस कंडीशन में भी स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा। भूलना मत, घुमा के बस पूछेगा, फिर पता चला तुम सब बात कर चुके हो, मर जाए तो, त्याग पत्र दे दे तो, अविश्वास प्रस्ताव से हटा दो तो, राइट टू रिकॉल से हटा दो तो, है ना, ये सारा बात कर चुके हो। पर ये बात को नहीं किए थे कि यदि ग्रामीण द्वारा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए तो भी क्या होगा? स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा। लेकिन यही बात को कोई वार्ड का मतदाता अपने पंच के लिए कर दे तो, ध्यान सुनना, यही बात को यदि वार्ड के मतदाता कह दे कि हम अपने वार्ड से पंच नहीं चुनेंगे, तो स्थानापन्न पंच बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पक्का? कोई फर्क नहीं, मत चुन, देखेंगे बाद में वार्ड का चुनाव करा लेंगे।
कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। समझ में आ रहा है बात यहां तक ये चीज। लेकिन जनपद का कोई सदस्य ना चुने तो भाई उसकी भूमिका है। अगर 25 की जगह 24 लोग आए हैं, जबकि 25 लोग को मिलकर के अपने लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना था, पर एक को तो जनता ने चुनने से मना ही कर दिया, तो चुनकर ही कितने लोग आएंगे? 25 के बजाय 24 लोग। यही समझाना चाह रहा हूं। तो 25 के बजाय जब 24 लोग आएंगे तो भाई एक आदमी जब बाद में आएगा तो नाटक नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मेरा तो अध्यक्ष ही नहीं है, मैं तो वोटे नहीं दे हूं। तो उसको ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। उसके लिए हम चुनाव की प्रक्रिया को रोकेंगे, सॉरी प्रक्रिया नहीं कहेंगे रे पगले, पंचायत के गठन की प्रक्रिया कहेंगे। मैं चुनाव की प्रक्रिया कह दिया था। पंचायत की गठन की प्रक्रिया को रोकी नहीं जाएगी। एक सदस्य नहीं है तो भी 24 सदस्य मिलकर पंचायत के गठन की कार्यवाही को पूरा करेंगे। एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनेंगे और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनेंगे। क्लियर हो रहा है? पक्का? ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो 6 महीने बाद चुनाव होगा। हाँ, और उस कंडीशन में 6 महीने की बाध्यता नहीं है, पहले भी करा सकती है सरकार, निर्वाचन आयोग। क्लियर हो गया? कई बार भाई मेरे जुबान से ऐसा कोई शब्द निकलेगा जो इररिलेवेंट होगा, तो आप उसको तुरंत ऑटो करेक्ट कर लेना। जैसे आजकल हम लोग लाइन खींचते हैं ना, इसमें नहीं है फैसिलिटीज, पर जो नए टैब आए हैं ना, उसमें ऐसे खींचोगे तो ऐसे हो जाता है, तो अपने आप उसको ऑटो करेक्ट करके सीधा कर देता है। पता है ना आपको? स्मार्ट बोर्ड में हमारे में नहीं है। तो वैसे ही आप लोग ना, कई बार मैं राज्य सरकार कर रहा हूं तो भली मैं राज्य सरकार करूं, पर भावनाओं को याद रखना कि कौन क्रिएट करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। वैसे ही मान लीजिए मैं हड़बड़ी में भी कह दिया था कि पंचायत के निर्वाचन की प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी, तो समझ जाना कि निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं हो, पंचायत के गठन की प्रक्रिया है। और आप अब सब मेरे से यूज टू हो चुके हो, इसीलिए मैं नए एडमिशंस को नहीं चाहता था, और चाहता था बहुत स्लो पढ़ाया मैं बहुत दिन तक, ताकि जितने बच्चे नए आने हैं वो मेरे शुरुआती दौर में आ जाए। पर ये 2 लोग को फर्स्ट नहीं था। और मैं देखा हूं अपनी किस्मत को, ऐसे समय में बच्चे आते हैं जिस समय पे तुम ना उगल सकते हो न निगल सकते हो। मैं ऐसे टॉपिक पे फंसा हूं जहां मैं वापस जाके पूरा समझा भी नहीं सकता, और अगर मैं समझा नहीं रहा हूं तो उन दोनों को समझ में आ भी नहीं रहा, कान भर खजवा रहे होंगे, का स्थानापन, का भगना ढेगना, ये सब कर रहे होंगे। लेकिन भाई मैं तुम दोनों को एक बात कर रहा हूं, धैर्य ही इसका एक इलाज है। यदि आपको हमारे कोचिंग पर और हम पर भरोसा है कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो सिर्फ 3 से 4 दिन का आपका धैर्य चाहिए। सिर्फ कितने दिन का धैर्य चाहिए? 3 से 4 दिन। फिर एक शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। पर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा क्लास में बैठकर जज करके सोचेंगे कि टॉपिक समझ में आए, तो असंभव है। तो मैं कहूंगा फिर आप ऐसा जज करने वाले हैं, उससे अच्छा आप एडमिशन ना ले। सही हूं? बाकी तो तुम लोग बताओगे मैं पंचायती राज कैसा पढ़ाता हूं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तो शिक्षक भर्तियों के मुंह में दिख रहा है झकास। ठीक है, तो मैं सारा बात कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, मत टेंशन लो। तो अब आ जाते हैं क्या अपन? अध्यक्ष। अध्यक्ष समझ में आ गया? पहले बता दिया इसका निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष कब होगा? प्रथम सम्मेलन की तिथि को। कौन करेंगे इसका चुनाव? निर्वाचित सदस्य। किसको करेंगे? अपने बीच से ही किसी सदस्य को। अध्यक्ष के लिए आरक्षण की घोषणा कौन करेगा? कलेक्टर। ठीक है, अध्यक्ष के लिए आरक्षण घोषणा कौन करेगा? कलेक्टर। किस पे करेगा? रोटेशन सिस्टम में। कितने साल बाद? 10 साल बाद, अर्थात 2 पंचवर्षीय। सबको पता है। फिर आ गया स्थानापन्न अप्रत्यक्ष अध्यक्ष। इसके मामले में चुनाव लंबित होने के कारण शब्द नहीं लिखाएगा। देख लो कहीं पर नहीं लिखाया होगा कि चुनाव लंबित हो तो, निर्वाचन का बहिष्कार हो जाए तो। वो केवल और केवल किसके मामले में आएगा? सरपंच के मामले में। इसके मामले में जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है? पद रिक्त हो जाए तो। जैसे मृत्यु हो गया, जैसे त्याग पत्र दे दिया गया, जैसे बर्खास्त कर दिया गया, 3 ही है। इसके मामले में राइट टू रिकॉल भी नहीं आएगा। सरपंच के मामले में बहुत सारे ऑप्शन है, मृत्यु, त्याग पत्र, अविश्वास प्रस्ताव, राइट टू रिकॉल, बर्खास्त, चुनाव का बहिष्कार हो जाए, चुनाव का परिणाम में पेंडिंग हो, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। पर अध्यक्ष के मामले में सिर्फ 2 ही 3 कारण है। पहला मृत्यु, दूसरा त्याग पत्र, तीसरा अविश्वास प्रस्ताव, चौथा बर्खास्त। इन 3-4 कारण से यदि उसका पोस्ट रिक्त हो जाए तो किसी भी दूसरे अध्यक्ष को, अर्थात दूसरे सदस्य को हम क्या बनाएंगे? स्थानापन्न अध्यक्ष की बनाएंगे। क्लियर हो गया? पर सिर्फ कितने महीने के लिए रहेगा? 6 महीने के लिए रहेगा, और इसके पास वही शक्ति होगी जो रियल अध्यक्ष के पास होती है। स्पष्ट है? इसके बाद कौन आ गया हमारा? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष भी प्रथम सम्मेलन को चुना जाएगा। किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। उपाध्यक्ष के लिए भी आरक्षण का निर्धारण कौन करेगा? कलेक्टर। चक्रीय क्रम में 10 साल के बाद। यदि अध्यक्ष जनरल कैटेगरी का है तो उपाध्यक्ष गलत लिखा गया,
क्या होगा? उपाध्यक्ष। अपन कॉपी किए हैं ना, ऊपर से जाकर नीचे पेस्ट करते गए हैं, पर पेस्ट करने के बाद हम लोग उप सरपंच को करेक्शन करना भूल गए हैं। सेम बात आती है क्योंकि, ठीक है, तो हाँ भाई, नोट्स ऐसी बनाते हो गया। तो अध्यक्ष क्या है? अनारक्षित वर्ग है, तो उपाध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा? आरक्षित वर्ग का होगा। लेकिन अगला सवाल, अगर अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का होता तो उपाध्यक्ष किसी भी वर्ग का हो सकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं। जनपद पंचायत का निर्वाचित सदस्य उस जनपद पंचायत के भीतर किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता नहीं रहता है तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। इसको पीएससी ने पूछा है, इसको पीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। क्या समझाता हूं, ये बात के लोगों को समझ में नहीं आई होगी। मान लो ए, बी और सी तीन गांव को मिलाकर एक जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। ठीक, मान लेते हैं इसकी जनसंख्या 2000, इसकी जनसंख्या 1500, कितना हो गया? 3500, और इसका भी मान लेते हैं 1800, ऐसा मान लिया। इन तीन गांव को मिलाकर जितनी भी जनसंख्या हुई उसके आधार पर ये निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 बना। इसमें से एक व्यक्ति जो ए गांव का मतदाता है, ठीक, उसने फॉर्म भरा और चुनाव को जीत गया और जनपद पंचायत का सदस्य भी बन गया। लेकिन कुछ दिन बाद वह ए गांव को छोड़कर, ठीक है, ई गांव आ गया और ई गांव में आके रहने लगा। उसके ई गांव में रहने से अपने को कोई दिक्कत नहीं है, वो ई एक्स वाई जेड जहां जाना है वहां रहे, पर उसका नाम मतदाता सूची में इन्हीं तीनों गांव में से एक में होना चाहिए। यदि ए से हट गया तो बी में रहे, बी से हट गया तो सी में रहे, पर तीनों ग्राम पंचायत में होना चाहिए। लेकिन उसका नाम मतदाता सूची तीनों गांव से हटकर यदि किसी दूसरे गांव में चला गया तो उसके जनपद पंचायत सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा, क्योंकि वह जिस जनपद क्षेत्र का निवासी ही नहीं है, मतदाता ही नहीं है, उस जनपद पंचायत का वह सदस्य कैसे बनेगा? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा देखने को मिला ये शहरी एरिया में, गांव एरिया में नहीं देखने को मिलता। जैसे ये पूरा बिल्हा ब्लॉक है, ये पूरा क्या है? बिल्हा ब्लॉक। इस बिल्हा ब्लॉक में आपका हमारे खमतराई बहतराई तक नगर निगम है। इधर पूरा लिंगियाडी, दर्री घाट, सिरगिट्टी, ऐसा घूमते हुए तुम आ जाओ, कोनी, सेंद्री, ये पूरा क्या है? हमारा नगर निगम क्षेत्र है। तो सेंद्री के उधर जो कोई ग्राम पंचायत होगा उसमें किसी का नाम होगा मान लो, और जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा होगा, पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शहरी कल्चर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, वो पता चला नगर निगम में आकर रहने लग गया, धीरे से अपने मतदाता का नाम नगर निगम में जोड़वा लिया और जनपद पंचायत का सदस्य। ऐसा कई केस भी बिलासपुर में देखने को मिले थे, तुरंत उसकी जनपद पंचायत की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बाकी ऐसे ग्रामीण एरिया में देखने को नहीं मिलता, गांव को छोड़कर कोई व्यक्ति भागता नहीं है, ये शहरी इलाके में ही देखने को मिलता है। ठीक है भाई, बढ़े आगे। ठीक, देखो ध्यान से, ये तो बता ही दिया। अगला, यदि किसी जनपद पंचायत में बता दिया था निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो अधिकतम कितने लोगों को किया जाएगा? 2। ग्राम पंचायत में, जनपद में, जिला में कब ये जोड़ा गया प्रावधान? 2019 के बाद। ठीक है, ये डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाएगा ना, चुनाव न लड़ने की उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगला शब्द लिखा है, उसको देख लो, प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो, और है तो मनोनीत नहीं किया जाएगा। योग्यता सबको पता है, आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल की, सभापति उपसभापति कोऑपरेटिव सोसाइटी का ना हो, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस अर्थात लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद का मतलब सरकारी नौकरी में ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होगी, उनके जीते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। नामों के प्रकाशन के बाद, नामों के प्रकाशन के बाद कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर कौन बुलाएगा? सीईओ। क्या बुलाएगा? प्रथम बैठक। उसी दिन लोग क्या लेंगे? शपथ। उसी दिन क्या करेंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। क्लियर होगा? इसी दिन से इनका 5 साल कार्यकाल की गणना भी की जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पक्का? ठीक, एक बात और बताता हूं, ध्यान लो। एक व्यक्ति ऐसा है, यहीं पर एक आध बात एक्स्ट्रा समझाता हूं जो पहले नहीं समझाया। एक व्यक्ति एक साथ 2 वार्ड से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति एक साथ 2 ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति एक साथ 2 जगह से जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता कि निर्वाचन क्रमांक 1 से भी मैं लड़ूंगा और निर्वाचन क्रमांक 2 से मैं लड़ूंगा। जैसे कि मोदी जी लड़ते हैं, जैसे कि राहुल गांधी लड़ते हैं, 2 अलग अलग लोकसभा से, 2 अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ते कि नहीं लड़ते हैं। ऐसा ग्राम पंचायत के मामले में नहीं है।
एक साथ 2 वार्ड पे पंच नहीं लड़ सकते, एक साथ 2 गांव पे सरपंच नहीं लड़ सकते, एक साथ जनपद पंचायत सदस्य नहीं लड़ सकते, क्योंकि सीधा सा बात है, क्योंकि उसी एरिया के मतदाता सूची में तुम्हारा नाम होगा तभी तुम चुनाव लड़ोगे, और नाम कहीं एक ही जगह तो होगा भाई। ए वार्ड में है तो बी में नहीं होगा, ए गांव में है तो बी गांव में नहीं होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र में है तो दूसरे में नहीं होगा। लेकिन विधानसभा के मामले में राज्य में होना चाहिए, यह बाध्यता है, राज्य का निवासी होना चाहिए, बाध्यता, कहीं लड़ ले। क्लियर हो रहा है बात? आपके लोकसभा में होना चाहिए कि भाई देश का निवासी होना चाहिए, कहीं लड़ ले। तो मोदी जी वाराणसी से लड़ते हैं और मतदाता कहां के हैं? गुजरात के हैं। समझ में आ रहा है बात ना? तो वो लोकसभा विधानसभा में मान्य है पर पंचायत में मान्य नहीं है। इसी प्रकार से जिला पंचायत का सदस्य भी 2 जगह से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 से नहीं लड़ सकता। लेकिन अलग अलग लेयर के चुनाव हर कोई लड़ सकता है। एक आदमी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का लड़ सकता है। अलग अलग लेयर्स के चारों चुनाव आप लड़ सकते हो, 4, 2, 3, 1, जितना लड़ना है लड़ लो। चारों में लड़ना है चारों में लड़ लो, 3 में लड़ना है 3 में लड़ लो, पंच सरपंच का लड़ना है लड़ लो, पंच सरपंच का, वार्ड सरपंच, वार्ड का पंच और गांव का सरपंच, दोनों का चुनाव लड़ लो। वार्ड का पंच, गांव का सरपंच और जनपद पंचायत का सदस्य लड़ लो, और साथ में जिला पंचायत ऐड करना वो भी कर लो। अलग अलग लेयर्स के लड़ने की मनाही नहीं है, पर सेम पद पर 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों कहेगा तो सीधा सा उत्तर है कि वो वहीं लड़ सकता है जहां के मतदाता सूची में उसका नाम होगा, और नाम तो कहीं एक ही जगह होगा, 2 जगह 3 जगह तो हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अब सवाल यह है कि एक आदमी एक से अधिक पद पर यदि चुनाव जीत जाए, तो एक से अधिक पद पर चुनाव जीत जाए तो क्या होगा? तो जिसके पहले बैठक में शामिल होगा उसी का सदस्य वो माना जाएगा। ये लॉजिक पहले बता चुका हूं क्या? बस कहानी खत्म। लेकिन अगर वो पहली बैठक में शामिल भी नहीं हुआ और लिखित में सूचना भी नहीं दिया कि मैं किसका सदस्य रहना चाहता हूं, कोई समाप्त नहीं होता है। लिखित में सूचना भी नहीं दिया और किसी के बैठक में भी नहीं गया, तो उसकी हायरार्की तय होगी। जिला पंचायत यदि जीता हुआ है तो जिला पंचायत का सदस्य माना जाएगा ऊपर से नीचे। तो चारों अगर लड़ा है तो जिला पंचायत मान लिया जाएगा, जिला पंचायत मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन 3 थोड़ा, मान लो पंच और जनपद पंचायत सदस्य लड़ा है तो जनपद पंचायत सदस्य मान लिया जाएगा। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य लड़ा है तो जनपद पंचायत सदस्य मान लिया जाएगा। ऊपर से हायरार्की, अगर लिखित पे सूचना भी नहीं दिया और किसी के बैठक में नहीं गया, तो अब पता चला कि चारों लड़ा है और ग्राम पंचायत के बैठक पहुंच गया, हाँ तो ग्राम पंचायत का सदस्य मान लिया जाएगा। फिर वो दावा नहीं ठोक सकता कि मैं क्या हूं, जिला पंचायत में जाऊंगा करके। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, एक बात आई तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया, ठीक है? हाँ, उसमें समझने लगे क्या बात है? हायरार्की, चारों में लड़ा है तो जो सबसे ऊपर का पोस्ट होगा उसका वो मेंबर माना जाएगा जिला पंचायत का। लेकिन चारों लड़ा है तो, लेकिन मान लो जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा है, ग्राम पंचायत और जनपद का लड़ा है और दोनों जीता है तो जनपद का माना जाएगा। लेकिन मान लो दोनों नहीं लड़ा है, जनपद और जिला का, केवल पंच और सरपंच का लड़ा है और बताया नहीं, तो क्या माना जाएगा? सरपंच माना जाएगा। समझ में आया? लेकिन यदि लिखित में दे दे कि मैं सरपंच नहीं रहना चाहता, पंच रहना चाहता हूं, तो फिर वो सरपंच माना नहीं जाएगा, पंच माना जाएगा। दिमाग काम कर रहा है सबका? पक्का? पहली बात तो पहली बैठक में चला जाए, या तो दूसरी बात लिखित में खुद ही बता दे मैं इसका रहना चाहता हूं। दोनों नहीं किया तब कई स्थिति में निर्मित होगा। ठीक है बात भाई? अगर चारों लड़ा है तब ना, और नहीं लड़ा है तो फिर जबरदस्ती को उसको जिला पंचायत सदस्य नहीं बनाओगे। या लड़ा है और हार गया है तो हरे बेचारा चुनाव लड़ रही से हार गए, ऐसे करके उसको जबरदस्ती का जिला पंचायत का सदस्य आप नहीं बनाओगे। क्लियर हो गया? जीत गया मल्टीपल लेयर्स के इलेक्शन तब की यह बात है। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से, तो जिला पंचायत जनपद पंचायत का मीटिंग 30 दिन के भीतर कौन बुलाएगा? सीईओ। सीईओ क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। कितने दिन के भीतर बुलाएगा? 30 दिन के भीतर। ठीक है। और प्रथम सम्मेलन जब आहूत होगा तो उस दिन इन लोग क्या करेंगे? शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में क्या करेंगे? अपने सदस्यों में से एक को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष, और एक क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। ठीक। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस तरह से हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, बर्खास्त या त्याग पत्र या मृत्यु।
हो गया। तो इसमें से हटाने के लिए सदस्य कौन से तरीके से हटा सकते हैं? केवल अविश्वास प्रस्ताव से। बर्खास्त कौन करेगा? अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर। त्याग पत्र वो खुद देंगे, मृत्यु के लिए सड़क में आना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? बस के नीचे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केवल सदस्य एक ही तरीके से हटा सकते हैं, जिसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मुझे बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा? तो तुम मुझे बताओगे? पक्का? धारा याद करो। सरपंच उप सरपंच की धारा क्या थी? 21। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए धारा क्या है? 28। 21, 28, 35 रट लो। क्या है? 21, 28, 35। ग्राम का है 21, जनपद का है 28, जिला का है 35। तो धारा 28 के तहत जनपद पंचायत के 1/3 सदस्य उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे। क्या लाएंगे? प्रस्ताव। अब सवाल यह है कि यह प्रस्ताव किसको दिया जाएगा? तो किसको दिया जाएगा? अतिरिक्त कलेक्टर। वहां किसको दिया गया था? एसडीएम। अतिरिक्त कलेक्टर सूचना पाने की तिथि से कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा, जिसकी सूचना सभी सदस्यों को 7 दिन पहले दी जाएगी। अब जिस दिन बैठक होगी उस दिन जनपद पंचायत के सारे सदस्य जो उपस्थित हैं और मतदान किए हैं उनका 3/4 बहुमत अर्थात 75% से यह प्रस्ताव पारित हो जाए। अब जो डेटा आए, जो आंकड़ा आए उपस्थित या मतदान करने वालों का 3/4 जो आंकड़ा आए वह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक हो तो उस दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद से हट जाएंगे। पक्का? इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। भाई तुम्ही को हटा रहे हैं, तुमसे वोट मंगवाएंगे तो है ना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन इन लोग अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो अपील कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर। अब किसके पास करेंगे? डायरेक्टर ऑफ पंचायत। डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितने दिन में निर्णय देगा? ये फाइनल होगा। किसका फिर अपील होगा? बात खत्म। फिर पता है अविश्वास प्रस्ताव कितने साल बाद आएगा? एक बार असफल हो गया फिर कितने साल बाद आएगा? 1 साल बाद। फिर से कितने साल बाद आएगा? 1 साल बाद। अगर 6 महीना शेष हो तो ला सकते हैं क्या? पक्का? तो ये बात हो गया, ये बात हो गया। अगर कोई व्यक्ति उपचुनाव में बना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो उसके कितने साल बाद लाएंगे? 1 साल बाद। मैं पहले ही बोल दिया था कल, जो भी शब्द आए 1 साल 1 साल 1 साल। और राइट टू उसमें 2.5 साल नहीं रहे, आधा। 2.5 मत कहना, जितना भी उसका कार्यकाल है उसका आधा। 5 साल है तो, 4 साल है तो, 3 साल है तो, 2 साल है तो, और 1 साल है तो, 1 साल है तो 6 महीने नहीं बोले। अगर किसी सरपंच का कार्यकाल 1 साल है तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बचा उसका कार्यकाल 6 महीना है, इसलिए नहीं आएगा। पक्का? वैसे उन लोग को लग रहा होगा का पाप कर रहे हैं जो आज बैठ गेट कर रहे होंगे। सुना रहा दोनों के दोनों। मत टेंशन लेना, बार बार बोल रहा हूं। तुम लोग कितने दिन फ्री क्लास बोले हैं रिसेप्शन में? कितने दिन का डेमो बोले तुम लोग को? 4 से 5 दिन। मैं तुम लोग को 10 दिन कह रहा हूं। ठीक? 10 दिन तक पैसा मत देना, एडमिशन मत लेना, पर पढ़ो, तब जाके पंचायती राज समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है? बाकी भागने वो भाग गए थे शरद मिश्रा। क्यों बाबू, तेरे साथ आए क्या वो? अबे तू समझा लेना, फिर टेंशन क्या है? बस छोड़ो, आगे बढ़े। कोई डाउट इसमें? जनपद खत्म। इसके बाद अब हम लोग का क्या आएगा? जिला। कुछ बात होगी तो एक बार देख लो, छोटा मोटा और इधर बात है, वही सारी चीजें हैं सेम टू सेम। इसको किलो करिया और सफेद क्योंकि हमें अभी तक समझ में नहीं आया। और मुझे खुद नहीं दिखता, तुमको क्या दिखेगा? मत इतना नजदीक में हूं, मैं तो ही परेशान हो कि लोग आधा करिया और आधा सफेद क्यों किए हैं। ठीक है भाई, तो मोटा मोटी सुन लो ना, रटा रुटा तो चीज है यार ये। ठीक है, तो समझ लो प्रथम सम्मेलन में ही शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलवाता है? अतिरिक्त कलेक्टर। ठीक है, इन लोग को त्याग पत्र देना होगा तो सबको पता है किसके तहत देते हैं? 37। भाई त्याग पत्र, सस्पेंशन और बर्खास्तगी तीनों के लिए एक ही धारा है। तीनों के लिए एक ही धारा है, 37, 39, 40। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए अलग अलग धारा है, 21, 28, 35। और राइट टू रिकॉल के लिए 21 का, राइट टू रिकॉल के लिए 21 का। तो 21, 28, 35 और इधर 37, 39, 40। त्याग पत्र कहा तो 37, सस्पेंशन कहा तो 39 और बर्खास्तगी कहा तो 40। तो त्याग पत्र 37,
तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है, समझ में आ रहा है? देखो पहली बात, सदस्य किसको देंगे? अध्यक्ष को, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष देंगे अतिरिक्त कलेक्टर को। क्या? त्याग पत्र। कौन धारा के तहत? 37 के तहत। अब जनपद पंचायत के पदाधिकारियों का सस्पेंशन कौन सी धारा में है? 39। सबको पता है कागा करेगा तो उनको सस्पेंड करेंगे। भ्रष्टाचार, टोनी प्रताड़ना, हत्या, महिला एवं बाल शोषण, बलात्कार आदि अगर आरोप पे वो फंसता है तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन उसको हटाएगा? अतिरिक्त कलेक्टर। क्या करेगा? सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या समझते हो? वो अपने पद पर काम करने का अधिकारी नहीं रहेगा, पर पद खाली हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर किसको दिया जाएगा? राज्य शासन को। राज्य शासन कितने दिन के भीतर निर्णय लेगा? 90 दिन के भीतर निर्णय ले या मत ले, 90 दिन के लिए सस्पेंड तो हो ही गया। ये बहुत गजब का कानून बनाते हैं इन लोग। 90 दिन के भीतर निर्णय लेना है तो 90 दिन तो सस्पेंड होबे करेगा, कम से कम 3 महीना तो जावेज करेगा। 3 महीने बाद भले ही बहाल हो जाए। क्लियर हो रहा है बात? अविश्वास प्रस्ताव भी ऐसी बना है कि कभी आंकड़ा बैठ भी नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं बैठ सकता। कभी भी 75%, 66% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपस्थित मतदान करने वालों कहता है। वो तभी संभव है जब पूरा का पूरा गांव का एक पंच सरपंच के खिलाफ हो जाए, तभी अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। वरना ऐसा पेचा फंसाया गया, वो ऐसा वाला बात हो गया कि ऐसे करके जिसे कान धरवे का, ऐसे वाला बात है। तो जो असंभव बात है ना, वो कानून में उन लोगों ने क्या किया है? लिखा है। वो तभी संभव है जब पूरा का पूरा पंच, लेकिन क्या हो जाए उसके, गांव मत कहो, फिर गलत कर रहे हो, पूरा का पूरा पंच उसके विरुद्ध हो जाए तब। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं आज के डेट में। कैसे सरपंच के पक्ष में 2-4 पंच नहीं होंगे ठंडी ठंडी के चक्कर में? ठीक है, अब बर्खास्तगी पता है यार, इसको क्या बात बताना, फिर से सेम बात को कॉपी पेस्ट है। ठीक है, सदस्य और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बर्खास्त किया जा सकता है किसके तहत? धारा 40 के तहत। फिर वही बात, 6 माह में 3 बैठक में ना आया हो, 3 माह में लगातार ना आया हो, स्थायी समिति की बैठक में अनुपस्थित हो, भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाता हो, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव करता हो, अपने ही पंचायत के खिलाफ वकील बनकर केस लड़ता हो, पंचायत के पद पर रहते हुए अपने किसी रिश्तेदार को पंचायत में ठेका या नौकरी देता हो। ठीक है, पंचायत के सरकारी भूमि में को बेजा कब्जा करके खेत बना लिया होगा, माई पंचों मोर जमीन है ऐसे कह के, समझ आ रहा है, या घर बना लिया होगा, या पंचायत के काम में क्या नहीं लेता होगा? भाग नहीं लेता होगा, कर्तव्य के निर्वहन का पालन नहीं करता होगा, या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता होगा। ठीक है, या लगे कि उसका रहना उचित नहीं है, तो उसे धारा 40 के तहत सीधा उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? हटाने की शक्ति जनपद के मामले में हर कंडीशन में अतिरिक्त कलेक्टर, और गांव के मामले में एसडीएम। गांव के मामले में एसडीएम। अब आकस्मिक रिक्ति सबको पता है कि यदि अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और अविश्वास प्रस्ताव में रिक्त हो जाए तो तुरंत सम्मेलन बुला करके, विशेष सम्मेलन बुलाकर स्थानापन्न अध्यक्ष को चुना जाएगा।